बिहार के टॉपर बनना है तो आज ही ज्वाइन करें टॉप टारगेट। टॉप टारगेट यानी टॉपर बनना। टॉपर बनने के लिए हमारे टॉप टारगेट क्रेश कोर्स को ज्वाइन करें मात्र 99 रुपया में, और यह ऑफर सीमित समय के लिए है। तो अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अभी कोर्स ज्वाइन करें मात्र 99 रुपया में। नमस्कार, टॉप टारगेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2012 का जो इतिहास का पेपर हुआ था, जो सेंटअप स्टूडेंट्स हैं जो फाइनली 2026 में एग्जाम देंगे, उनका आज इतिहास का पेपर था। इतिहास के पेपर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आज जैसे विदित आपको जैसे मालूम होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है और उसमें से 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैं बार बार एग्जाम में भी और एग्जाम के पहले भी या स्कूल में भी बच्चों को बताता हूँ कि सबसे अच्छा पास करने का मेथड्स है, प्रक्रिया है कि आप ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए। ऑब्जेक्टिव पर आपको 50 में 50 अगर हो जाएगा, सही होता है, तो सब्जेक्टिव में थोड़ा अगर याद भी नहीं है तो क्वेश्चन को आप इलिमिनेट कर क्वेश्चन को थोड़ा सा कुछ चीज लिखते हुए आगे बढ़िएगा, आपको अच्छा सा नंबर आ जाएगा। बच्चे, एग्जाम है, आप ज्यादा डिप्रिशिएट नहीं हुए, ज्यादा हो तो चाहत नहीं हुई, इनकरेजमेंट के साथ पढ़िए, क्योंकि 2 महीना बचा हुआ है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आपके साथ में हूँ, और अच्छे नंबर लाइए ताकि आपका नाम, मेरा नाम, इस संस्थान का नाम, विद्यालय का नाम और आपका अभिभावक का नाम हो जाए। चलिए ज्यादा ना बात करते हुए, हाँ, एक चीज भाई बताना भूल गया कि मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट है, मैं बहुत इंटरेस्ट से और मेरा दिल्लगी से और दिलोजान से जो इस सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ, पॉलिटिकल साइंस, आज उसी से संदर्भित आज दिवस है, संविधान दिवस है, 26 नवंबर है। संविधान दिवस की तरफ से संविधान दिवस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है आपका, और आपको संविधान के बारे में, संविधान से जानने वाले, संविधान से अभिरुचि रखने वाले लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये देश संविधान से चलता है, और संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था भारत में, तो नहीं, लेकिन पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। उसी के उपलक्ष्य में 2015 से एनडीए गवर्नमेंट ये प्रत्येक 26 तारीख को संविधान दिवस मनाने का संकल्पना पेश किया। 2015 से मनाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि 2015 से पहले संविधान नहीं था। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर, जो जिसके बाद में मालूम है कि वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं उनको, उन्हीं के जयंती 125वीं जयंती थी, उसी के उपलक्ष्य में 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। जैसे संविधान होता क्या है, प्रत्येक देश संविधान से ही चलता है, कोई ऐसा भी देश नहीं है जो विदाउट संविधान से चलता है। अगर विदाउट संविधान से चले तो उसको बोल देंगे डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाह, वो तो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था वहां है नहीं। तो संविधान सबसे, अब इसमें बहुत सारे कंटेंट आते हैं, ऑब्जेक्टिव पहुंचाता है परीक्षा से संदर्भित की पहला संविधान कौन बनाया, संविधान, सबसे बड़ा संविधान कौन है, सबसे छोटा संविधान कौन है। तो वो बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव एक इंफॉर्मेशन है, केवल सूचना है। संविधान होता क्या है इसके बारे में, तो संविधान क्या होता है, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें वहां की राज्य, वहां की सरकार का क्या कर्तव्य है जनता के प्रति, और अधिकार क्या है जनता के प्रति, उसके बारे में चर्चा होती है। और वहां रहने वाले जो आम जनता होते हैं, उसके क्या अधिकार और कर्तव्य है, उसी की उसमें विश्लेषण, उसी की चर्चा उसमें दिया रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट इन विच डील्स विथ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड राइट एंड ड्यूटीज ऑफ जो लिविंग जो पीपल है उस देश में, उस राज्य में, उसकी क्या कर्तव्य और अधिकार है, उसी की चर्चा होती है। जैसे मालूम होता है कि सबसे पहले इस दुनिया में अमेरिका 1776 में आजाद हुआ था, जैसे सबसे पहले डेमोक्रेटिक फॉर्म में आया था, तो सबसे पहले वहां 1789 में उसको संविधान बना था। उसके बाद फिर फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में, उसके बाद भी फ्रांस में भी बहुत सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं लागू हुई थी फ्रांस की क्रांति के बाद। इसी विदित उसके बाद बहुत सारी क्रांति डेमोक्रेटिक हुई, भारत भी उसी दरम्यान में आया। भारत में भी संविधान की मांग जब औपनिवेशिक शासन जब भारत में थी, उसके पहले बहुत सारे जो भारत के नरम दल के नेता मांग करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि मेरे देश में भी अपना एक संविधान होना चाहिए। तो सबसे पहले 1895 में स्वराज बिल के तहत बाल गंगाधर तिलक ने किए थे।
बाद में 1922 में गांधी जी भी किए थे, फिर 1938-39 में जवाहरलाल नेहरू भी किए थे संविधान भारत में। और संविधान हमारी व्यवस्था की मांग भी है, व्यवस्था की एक देन भी है कि अपना एक संविधान होना चाहिए। इस दरमियान गांधी जी बोले थे कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि औपनिवेशिक शासन में भारत का संविधान बन गया और उसमें ब्रिटिश लोगों का डोमिनेंसी है और ब्रिटिश का नियम कानून है। अपना एक संविधान अपने द्वारा निर्मित होनी चाहिए, विचार और विमर्श के तदुपरांत होनी चाहिए। इसका संज्ञान लेते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संविधान सभा बनाने की भी मांग रखी और संविधान सभा बना भी। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई थी और संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हो गई थी। संविधान सभा एक बना जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलते हैं, उसमें वो संविधान में जितने भी जो भी निर्वाचित सदस्य आए थे 389 आदमी, उसके बहस के फलस्वरूप हमारी संविधान बनी है। ऐसा संविधान नहीं बन गया है, बहस हुई है, विचार हुआ है, मंथन हुआ है, 389 आदमी मिला। फिर पाकिस्तान आजाद हो गया तो उसके बाद अपना उस पाकिस्तान का अलग एक संविधान सभा हो गया, उसमें कुछ लोग चला गया तो अंतिम रूप से 389 में से घटकर 299 आदमी हो गया। अंतिम रूप से जब संविधान सभा की अंतिम जो 26 नवंबर 1949 को था उस दिन और बाद में संविधान लागू हुआ, तो जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी उस समय 24 जनवरी 1950 को, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान जब राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति भी मनोनीत हुए, उस समय 284 आदमी बचा हुआ था 389 में से। तो कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है कि संविधान जो किताब है या संविधान दिवस अंतिम दिन कितने लोगों का हस्ताक्षर था? 284 आदमी। ये तो इन्फॉर्मेशन हुआ। संविधान हमारी व्यवस्था में है, हर लोग संविधान से ही चलता है, देश चलता है, आप चलते हैं, हम चलते हैं। तो ज्यादा ना बात करते हुए आते हम इतिहास के क्वेश्चन पर, क्योंकि इतिहास क्या है, आज संविधान दिवस है लेकिन क्वेश्चन लेके आया हूं इतिहास से। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुरातत्व पिता का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ फादर किसको बोलते हैं? किसे भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है? ये तो मालूम है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व के पिता। अलेक्जेंडर कनिंघम, बाद में बहुत लोग आया इसमें कि दयाराम साहनी भी आए थे, लेकिन इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इनको बोला जाता है, तो इनके क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर? मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता सब क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट? ट्रिक बताए थे भी एग्जाम में, मोहन का शादी सिंधु से हुआ, तो मोहनजोदड़ो इसमें क्या बच गया? हाँ, सिंधु। हिंदी इंग्लिश कुछ भी आई, सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो सिंधु हो जाएगा, हड़प्पा अगर रहता तो रावी हो जाता। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सिंधु। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए क्लीन। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। RS विश्व धौलागिरा का उत्खनन धौला गुजरात में वाला है। ये 1990 के आसपास, ये 1990 में हुआ था। 1990 इसका हो जाएगा। RS विश्व कहाँ गया? 1990। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? ये 1827 में देख लीजिए। 1850, 1861। हड़प्पा सभ्यता का पूर्व का विस्तार क्या होगा? तो पूर्व बताया भी था, हम बताए थे। इधर है उत्तर में हो जाएगा कश्मीर, इधर पूरब आपको क्या बोल जाएगा? यूपी, इधर महाराष्ट्र, इधर छत्तीसगढ़। तो अब क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब में कहाँ था? तो पूरब में ये पूरब पश्चिम छत्तीसगढ़, पूरब में आपको आलिमगीर पूरी, इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। आइए, महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो महाजनपद का उदय, इसको महाजनपदों का उदय छठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद का में थी? तो आपको बज्जी में, ये अंग, ये भागलपुर, ये काशी, मगध, ये सब बज्जी हो जाएगा। बिंबिसार का संबंध मौर्य वंश से था। आगे बढ़िए, कितना क्वेश्चन हो गया? आगे बढ़िए।
8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर इधर आइए। इंडिका, ये मेगास्थनीज, ये कोटिल नहीं है, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज इनके पुस्तक है बेटा, मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। ये सेल्सियस का राजदूत था। गुप्तकालीन गुफा का अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो गुप्तकालीन अभिलेख है वो कश्मीर, पंजाब, बिहार। देख लीजिए, कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था। कलिंग युद्ध की चर्चा कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ कब था? 261 बीसी में हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 7वें अभिलेख, ये इसमें हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। क्या हो जाएगा? सी। 12 का क्या हो जाएगा? सी। 13 का हो जाएगा? अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील का निर्माण क्यों किया था? रुद्रामन ने किया था। रुद्रामन। सुदर्शन झील मौर्य वंश से रिलेटेड है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी 8 गो अध्याय था। पतंजलि, कालिदास, कौटिल्य, पनानी हो जाएगा। 14, 15 का हो जाएगा? दक्षिण में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका एक मिनट, दक्षिण में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ था? तो सतवाहन वंश का। चलिए, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तमिल में हुई थी। कौमुदी महोत्सव का नामक नाटक रचना कौन किया था? किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष सबसे, यानी कि गोल्डन पीरियड ऑफ द गुप्ता? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हो जाएगा बेटा? सॉरी भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़िए। मेहरौली कहाँ है? मेहरौली का लोह स्तंभ किस काल की है? गुप्त काल की है। और मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में है बेटा। कहाँ है बेटा? दिल्ली में। अग्रहारा दान किससे दिया जाता है? ब्राह्मणों को दिया जाता है। अग्रहारा दान। 20 का क्या हो जाएगा? सी, ब्राह्मण। 21 का ऋग्वेद की रचना। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद की रचना। तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई थी। वेद का 4 गो। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कोई आपको मोगली मुकाली कौशल, अजित कौशंबी, पूरन कश्यप, मोगली कुतिश होता है, यानी कि बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 22 का जो बी बनाएगा सही है। 23 महावीर ने अपना पहला उपदेश कहा किया? 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन, महावीर का जन्म 540 बीसी में हुआ था। तो सबसे पहला उपदेश वैशाली में दिया। ऑप्शन नहीं है क्या? वैशाली, एक मिनट, हाँ वैशाली। क्या था? 540 में जन्म हुआ था और 72 साल जिए थे, हम बताए भी थे। तो वैशाली में हुआ था इनका पहला क्या बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति, पहला उपदेश। मंदिर निर्माण के उत्तर भारत की शैली कौन सी थी? ये आपको आ जाएगा। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। पेन लेते हैं, एक अच्छा पेन लेते हैं, रेड में लेते हैं। देखो 25 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत। अगर आएगा उत्तर भारत की मंदिर शैली तो क्या आ जाएगा आपको? नागर। 3 गो है ऑप्शन। नागर ये हो जाएगा। अगर उत्तरी भारत रहेगा, अगर उत्तर होगा तो नागर, दक्षिण होगा तो द्रविड़, द से दक्षिण, द से द्रविड़, और उत्तर आप प्लस दक्षिण दोनों मिश्रण पूछेगा तो बेसर आ जाएगा। समझ में आया? अगर पूछेगा कि अगर यही क्वेश्चन पूछ दे यहां से, क्लीन कीजिए इसको, हो गया, पेन ले लेते हैं। अगर पूछे कि मंदिर निर्माण की दक्षिण शैली, अगर यहां दक्षिण दे दे तो क्या हो जाएगा? द्रविड़। अगर दे देगा कि उत्तर और दक्षिण शैली मिश्रित शैली को क्या बोलते हैं तो क्या हो जाएगा अंदर उसका? बेसर। आगे बढ़ते हैं। चलो सिलेक्ट क्लीन, आगे आइए। अल बरूनी 26 नंबर क्वेश्चन है। अल बरूनी भारत कब आया? अल बरूनी आपको ये क्या बोलते हैं, मोहम्मद गजनवी के समय क्या है? तो अल बरूनी आपको 11वीं शताब्दी में। कब आएगा बेटा? 11वीं शताब्दी। 26 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी। अब 11वीं शताब्दी का अर्थ क्या हुआ? शताब्दी। अगर देखो फर्स्ट सेंचुरी की बात करेंगे अगर, तो मान लीजिए कहने का मतलब 1 से लेकर 99 साल। अगर दूसरी शताब्दी की बात करें
तो 100 से लेकर 199 साल। तो शताब्दी यानी 11वीं शताब्दी क्या अर्थ हुआ आपको, 1200 से लेकर 1299। 11वीं शताब्दी की बात है, क्योंकि पहली है दूसरी है तो आपको घट जा रहा है, तो नहीं ये आपको 1300 से लेकर 1399। आगे बढ़िए। सेम क्यों आ रहा है यार, सेलेक्ट। इब्न बतूता का संबंध कहां से है, मोरक्को से है। अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। और इब्न बतूता यात्री था, भारत में आया था और एक किताब लिखा था रहेला। तो वही पूछता है इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, तो रहेला। क्या नाम है, रहेला। इब्न बतूता है कहाँ का, तो मोरक्को का। आया कहाँ था, तो भारत में। मार्को पोलो पांड्या वंश में आया था, ठीक है। डोमिनो पियर्स आपको विजयनगर साम्राज्य में आया था। अब आगे बढ़िए। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये जो पुस्तक है इसकी रचना कौन किया था, रॉल्फिच मनुची। आपको आ जाएगा, कितने नंबर क्वेश्चन है ये, फ्रांसीसी बर्नियर होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, कहाँ गया, फ्रांसीसी बर्नियर। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, फ्रांसीसी बर्नियर भारत में कितने वर्ष रहा था, 11 या 12 साल रहा था। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपको, नहीं 30 नहीं 1700, ये 7 साल हो जाएगा, बी हो रहा। अलवार फ्रांसीसी बर्नियर कितने साल भारत रहा था, 7 साल। अलवार और नैनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है, दक्षिण भारत से है। दक्षिण अलवार संत थे और नैनार थे, नारायण संत नहीं नैनार होते हैं। अलवार नैनार संत 963 संत थे अलवार। और नैनार शिव का पूजा करते थे और अलवार विष्णु के उपासक थे। ये भी है, अलवार विष्णु उपासक थे और नैनार शंकर उपासक थे, मैंने कहने का मतलब शिव जी का। ये 63 थे। भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया था, ये दोनों कबीर और गुरु नानक दोनों, डी हो जाएगा। कश्फ उल महजूफ ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो इसका 33 का उत्तर हो जाएगा 33 आपको अब्दुल हसन हिजरी, ये डी। चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया था, ये गेंदू राज इसको बोलते हैं, और ये शेख बरहुद्दीन गरीब, ए और बी दोनों। ऐसे एक भी पूछे हैं आपसे कि 12th का अगर फाइनल एग्जाम होगा, अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों रहे, इनमें से सभी रहे, तो अधिकतर क्वेश्चन सही होने की संभावना होती है। देखिए 2 क्वेश्चन है, दोनों में से सही है, ए और बी दोनों। अगर कोई ऑप्शन ए और बी दोनों रहे, इनमें से सभी रहे, तो उस क्वेश्चन को सही होने की संभावना अधिक होती है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, 35 नंबर क्वेश्चन है विठल, क्या बोलते हैं इसको, 35 नंबर क्वेश्चन है विठल स्वामी का मंदिर कहाँ है। चलिए आगे बढ़िए। हम्पी वही विजयनगर साम्राज्य। 35 नंबर क्वेश्चन हम्पी। और 36 अमर नायक कौन है, वो सैन्य कमांडर थे, सैन्य कमांडर। 36 नंबर क्वेश्चन। अब 37 इधर आइए, 37 नंबर क्वेश्चन। कौन सी महिला संत अपने आप को विष्णु को उपासक मानती थी, वही अंडाल महिला संत जिसने अपने आप को विष्णु को उपासक मानता है। विष्णु को उपासक तो पत्नी मानती थी मीराबाई भी, अंडाल साउथ की थी तो मीराबाई। अलवार संतों का मुख्य काव्य संग्रह का नाम क्या है, अलवार संत के मुख्य उपासक थे, आपको इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका, 38 का प्रबंधन कोई हो ऑप्शन में, नलारिदिम प्रबंधम। सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय की आंखों से कौन देखा था, डोमिंगो पैज देखा थे, डोमियो पैज। इसका 40 का डी हो जाएगा, 40 40 41 का शेख अहमद सर हिंदी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, वही इमाम रवानी, ये सी हो जाएगा। 42 नक्शेबंदी सिलसिला का संस्थापक कौन थे, नक्शेबंदी आपको कौन किए थे, शेख अहमद सर हिंदी, ऑप्शन है शेख अहमद सर हिंदी। 43 तालीकोटा का युद्ध, इसको राक्षसी तांडी 1565 में, सी हो जाएगा इसका। अलवार साहित्य की रचना किस मत समिति की गई थी, 44 नंबर क्वेश्चन का। तो अलवार नैनार संत जो थे, तो अलवार का पुस्तक का अलवार साहित्य, चलिए चिश्ती शिक्षा के संस्थापक ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती। कई नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन।
45 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा उत्तर तामिल हो जाएगा उसका। अलवार साहित्य की रचना तामिल। फिर चिश्ती का मोहिउद्दीन चिश्ती, ठीक है। आईने अकबरी कल पढ़ाए थे, फारसी में था। कहाँ गया आईने अकबरी? फारसी भाषा में लिखा हुआ था। मुगल काल में किसको विदेशी यात्री भ्रमण किए थे? मुगल काल में किस विदेशी यात्री? सब किए थे। रॉल्फ फिच थे, विलियम हॉकिंस थे, पीटर मुडी, सब था। इनमें से डी सभी हो जाएगा। किस मुगल शासक ने रहट का वर्णन किया था? रहट एक सिंचाई का एक तकनीक था बाबर के समय। बाबर आया था भारत 1526 के आसपास, 1526 में ही प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो बाबर। मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग के प्रधान को क्या बोलते थे? राजस्व दीवान बोलते थे। मीर बख्शी सैनिक से थे। विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिए जाने वाले जो कर थे तो मदद ए मास था। 50 नंबर क्वेश्चन। फिर 51 नंबर क्वेश्चन आता है कि पानीपत का 51 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? पानीपत खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा संगा। 51 में क्या हो जाएगा? बाबर और राणा संगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाए बोलिएगा सर, खाली यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे। ठीक है, देख बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़ा था। बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़ा था। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। फिर चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय के चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ये आपको इसके बाद आपको घाघरा का युद्ध। ये 1526 में, ये 1527 में, 1528 में, 1529 से पूछ क्या रहा है? खानवा का युद्ध। ये तो बाबर और राणा संगा के बीच। ये चंदेरी मेदिनी राय। आइए आपको आता है लोधी वंश में। आगे बढ़िए, क्लीन कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए। पानीपत का प्रथम लड़ाई भारत के किसके द्वारा शुरू हुई? अभी तो बताए मुगल। पानीपत का प्रथम लड़ाई भारत में किसके द्वारा शुरू हुई? तो मुगल वंश के थे। 1540 में कनौज का युद्ध किसके बीच में था? 1540 कनौज, जिसको बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं। हुमायूं और आपको शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी, बी हो जाएगा। जीटी रोड का निर्माण कौन किया था? वो शेरशाह सूरी। देखिए 1526 से लेकर 1530 आपको आता है बाबर के बेटा हुमायूं। तो हुमायूं 10 साल से 1530 से 1540, उसके बाद 40 के बीच में उसी बीच में लड़ाई लड़ता है शेरशाह सूर्यवंश का, और उसको डिफेट कर देता है शेरशाह सूरी ने इसको हटाता है। और बाद में फिर क्या हुआ? 10 साल इधर आपको एक्साइल की तरह जीवन जीता है। उसी में फिर अकबर, उसी दरमियान अकबर भी होता है। अकबर 20 साल के महल में। अब बाद में फिर आता है और शेरशाह सूरी के वंश थी, क्या बोलते हैं, उसके वंशज से लड़ता है और गद्दी प्राप्त भी करता है। और 1 साल बाद हुमायूं मर भी जाता है। तो हुमायूं को के बारे में लेनपुल कहा जाता है कि जीवन उसके, लेनपुल एक इतिहासकार थे, हुमायूं के बारे में कहते हैं कि उसके जीवन माने ऐसे ही चला लड़ते हुए, और मरने के समय भी ऐसा ही जाता। तो उसकी जीवन लेनपुल, उसके बारे में चर्चा भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके तो यही सब क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन। मनसाबदारों के नगद भुगतान किया जाता था जागीरदार के रूप में। अकबर के 10 साल पर 10 साल के लिए के टोडरमल उसके एक वित्त मंत्री थे। निम्नलिखित राजकुमार में कौन सा कला का महान संरक्षक था? तो दारासिको, दनिया, खुसरो और मुराद। दारासिको बहुत कला का संरक्षक था। ये दारासिको औरंगजेब की बात। निम्नलिखित में कौन सा व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में आए? तो पुर्तगाल व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में आए। ठीक है, वही होगा। प्लासी का युद्ध 1757। देखिए 1600 के आसपास में तो ब्रिटिश लोग भारत में आते हैं, लेकिन प्लासी का युद्ध 1757 में जो होता है वो एक तरह से ब्रिटिश द्वारा लड़ी गई सुनियोजित लड़ाई थी भारत में। 1757 के प्लासी का युद्ध।
और 1757 के बाद 1764 का जो बक्सर युद्ध था वो अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत में एक अस्थायित्व दे दी थी, स्टेबिलिटी स्टेबल कर दिया था कि आप ये बक्सर का युद्ध ये कर दिया, ये घोषणा कर दिया, ये एक मैसेज दे दिया कि अंतिम रूप से भारत में ब्रिटिश ही शासन करेंगे। और 1757 का जो प्लासी का युद्ध था वो अंग्रेजों को दिखलाया था, अंग्रेज अपने आप को एक प्रदर्शित किए थे कि हम हैं, मेरा एग्जिस्टेंस है। और शुरुआत थी 1757 का बक्सर के रूप पूरी रूप से ये डिक्लेयर कर दिया कि अंतिम रूप से भारत में हम ही शासन करेंगे। 1757 प्लासी का युद्ध क्वेश्चन भी यूपीएससी में आता है कि अधिकतर युद्ध प्लासी के आसपास से ही क्यों लड़ी गई थी। चलिए ये तो आगे बढ़िए। किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन स्थापित हुई थी? यानी प्रदेश की बात करें, बंगाल प्रोविजन या किस शासन में, तो आपको रीजन पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है किस में। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है बंगाल में, अभी बताए बंगाल प्लासी, तो इसका क्या हो जाएगा बंगाल। ईस्ट इंडिया 1784, तो इसका क्या हो जाएगा 63 का डी हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ? तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल से ही स्टार्ट हुई थी। 64 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन आइए, विद्यावान और धार्मिक व्यक्तियों को दिए जाने वाला दान मदद एमास, 50 का सी हो जाएगा। खानवा युद्ध अभी बताए थे, खानवा 51 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा खानवा युद्ध, यानी कि आपको 1527 में, तो आपको खानवा युद्ध किसके किसके बीच हुए थे? कितने नंबर क्वेश्चन है? 52, एक मिनट, 51 नंबर क्वेश्चन है आपको। शेरशाह अभी तो पता बाबर और राणा बाबर। हुमायूं नामा का लेखक, उस हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम। पानीपत का किसके शासन का? ये तो हो गया था 53, जो रिपीट हो गया क्या? ये तो हो गया था, एक से फिर रिपीट कर दिया। अस्थाई बंदोबस्त तो हो ही गया था। गैर का आपको 68 नंबर क्वेश्चन का रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, पोरबंदर, अहमदाबाद, सूरत, दूध। फिर कलकत्ता फोर्ट विलियम किस नगर में है? ये क्वेश्चन था माल्य मिंटो सुधार 1909। खेरा सत्याग्रह गांधी जी किसके समर्थन शुरू हुए थे? किसान। बिहार में 57 के विद्रोह किसने किया था? ऑप्शन इसका ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ गांधी जी। बंगाल विभाजन 1905। उग्रपंथी यानी कि एक्सट्रीम नेता कौन थे? तो लाजपत राय, बाल गंगाधर, सभी हो जाएगा। इन्हीं को बोलते थे लाल बाल पाल, इन्हीं को ने बोला गया था लाल बाल पाल। लाला लाजपत, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, तीन में सभी थे नरम। ये उग्रपंथी यानी कि उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट थे। 1916 में कांग्रेस के वर्षीय अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 82 नंबर क्वेश्चन हो गया, कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। 80 नंबर असहयोग आंदोलन 1920, 21, 22। चलिए, चोरा चोरी का संबंध उत्तर प्रदेश में, साइमन कमीशन भारत 1927। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन, 1929 वही रावी लाहौर। दांडी यात्रा शुरू करने के समय करजन 1905। इरविन 31। लॉर्ड वेवल। भारत छोड़ो प्रस्ताव के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आजाद। देखिए आजाद राष्ट्रीय गठन बिहार के जयप्रकाश नारायण। ये सब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब आते हैं इधर ऑब्जेक्टिव। देखिए एक समझिएगा इस कंसेप्ट को, एग्जाम का क्यों सेंटअप का जितना ही पेपर है ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिएगा आप इसको सॉल्व कर लीजिए और बैठकर पेन और पेज पर रखिए और प्रत्येक क्वेश्चन को लिखिए और क्वेश्चन के ऑप्शन लिखने के बाद उत्तर भी लिखिए और प्रत्येक ऑप्शन को डिस्कस कीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता। यानी इस क्वेश्चन का एक फरमा है, हो सकता है पूछे कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो पूछे प्रथम अध्यक्ष स्वराज पार्टी के प्रथम, स्वराज पार्टी के निर्माण में कौन कौन सहयोगी थे? तो चित्तरंजन दास थे, आइए आपको और थे कौन कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान से आ भी गया। देखिए संविधान दिवस है भी और संविधान से क्वेश्चन आ भी गया, तो बताते हैं थोड़ा सा इसको। तो संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, तबियत बहुत दिन से खराब है। तो और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? द्वितीय बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक कब हुई थी?
संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, जब संविधान अंतिम रूप से बन गया तो उस समय सदस्य कितने थे। तो एक तरह से आप उससे डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज टाइप के क्वेश्चन पढ़िए तो आप अच्छा आपका नंबर मिलेगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो आपको सुभाष चंद्र के पूछेगा। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज से रिलेटेड थे, स्वराज क्या बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। तो संविधान सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, इनके कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के समय या बनने के पीरियड में क्या क्या हुआ था, गांधी से विवाद हुआ था जिससे पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने थे। तो उससे संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, देखिए आते हैं यही करा देते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, देखो एक क्वेश्चन ये अगर सब पूछेगा कि कुल सदस्य संविधान सभा के कुल सदस्य तो 389। अगर पूछेगा कि क्या बोलते हैं जब भारत पाकिस्तान आजाद हो गया तो आजादी के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, भारतीय तो आजाद क्या बोलते हैं स्वतंत्रता नहीं है क्या बोलते हैं विभाजन के बाद, सॉरी विभाजन के बाद कितने राष्ट्रीय क्या बोलते हैं भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, तो 299 कितने 299 70 को इसमें नॉमिनेटेड थे। फिर पूछेगा एक और क्वेश्चन पूछता है जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था या चाहे अंतिम बैठक के दिन 24 जनवरी 1950 उस समय कितने थे 284। अगर पूछे संविधान पर कितने लोगों का हस्ताक्षर है, तब भी होगा 284। ठीक है, इतना देख लीजिए इस पर तो 389 299 284 284। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। समझ में आया। और जितने लोग थे 10 लाख पर एक आदमी था तो 389 जोड़ लीजिए 389 को मेंबर थे और 10 लाख से गुना कर दीजिए 2 2 4 1 5। उस समय जनसंख्या निकल जाएगा भारत की जनसंख्या कितनी थी। और ये लोग आपको एक तरह से 10 लाख पर एक आदमी आया था तो चुन के पूरे भारत से हर प्रोविजन से लोग था, बिहार से प्रोविजन से था, मध्य प्रांत भी था, आपको बहुत हर क्षेत्र से आए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है संविधान सभा में, तो 389। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 हो गया क्वेश्चन, 100 हो गया क्वेश्चन, हम 100 देख लिए। अगर फिर देखिएगा इधर संविधान सभा कुल कितने सदस्य थे, अभी तो 389, 100 तो हो तो गया। दिल्ली चलो के नारा थी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। देखो अभी क्वेश्चन डाउट है ना, लेकिन आपको हम बता देते हैं। देखिए पूछा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है। देखो अध्यक्ष दो प्रकार, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट। अध्यक्ष दो तरह के होते हैं। अध्यक्ष दो थे, एक अस्थाई, एक थे अस्थाई अध्यक्ष, एक अस्थाई अध्यक्ष। तो देखो जो 9 पहली जो बैठक हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, उस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी
तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ऐसे तो है बोल सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन अच्छा लगा, सेशन अच्छा लग रहा है। अब कार्बन 14 विधि इसमें क्या है, तो इस कार्बन 14 विधि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें से कार्बन 14 विधि क्या है, तो किसी भी उत्खनन जो होता है तो किसी चीज के गुण ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 विधि होता है। हड़प्पा लिपि के बारे में बताइए, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगृह की 2 विशेषता बताइए। तो बताए भी थे, अलग महिलाओं के लिए अलग विधि व्यवस्था था उसमें करने के लिए। वेद कितने होते हैं, 4 लिखे, वेद 4 होते हैं, उनके सबका नाम लिखना है। मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण। ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव हम बाद में सब्जेक्टिव का भी कोर्स सब्जेक्टिव कोर्स भी करा देंगे। जितना ये लिखा हुआ क्वेश्चन जितना आया हुआ है सेंटर पे, उसको मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी खत्म कर दूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के पीछे मुख्य मकसद क्या है। जैसे आप लोग जाते हैं ना, आप लोग सेंटअप है, आप लोग तो 2026 में आपका एग्जाम होगा, आप लोग चले जाइएगा। तो कहते हैं कि जो एग्जाम है 2 महीने बचा हुआ है, जैसे कि विदित आप नवंबर अबाउट खत्म है, अब दिसंबर बचा, जनवरी फरवरी बचा। तो आप अच्छे से क्वेश्चन का 1 मिनट, अच्छा एक चीज बताना भूल गए हम, थोड़ा पैटर्न समझा दूं आपको। देखिए आपको फाइनल एग्जाम 2026 के बारे में थोड़ा बताया था। देखो एग्जाम जो आपको 12th का एग्जाम है, आर्ट्स हो या साइंस हो, सबका 12th का फाइनल एग्जाम। देखिए एग्जाम 2 पैटर्न में, एग्जाम के बेटा 2 पैटर्न है। एग्जाम का ये होता है ऑब्जेक्टिव, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको 100 क्वेश्चन होगा और जवाब देना है 50 क्वेश्चन। ये है सब्जेक्टिव। आप लोग तो चले जाइएगा ना, इस बार फाइनल है आपका एग्जाम। तो इसमें इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हम भी कभी 12th का एग्जाम दिए थे। आप लोग के जैसे आप लोग हैं, हम भी कहीं एग्जाम स्ट्रगलर थे, कहीं एग्जाम दे रहे थे। तो उस बारे में कहते हैं कि इज्जते सोहरते उल्फते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं, इज्जते सोहरते उल्फते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज जहाँ आप है मैं भी कल था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर है। इसलिए बाबू मेहनत अच्छा से करो, मेहनत अच्छा से करो। ये 2 महीना अगर तुमने स्ट्रगल कर लिया, सब कुछ छोड़ दिया, गांव के पूरी लगन सब कुछ छोड़ दिया, 2 महीना समर्पित हो जाओ अपने एग्जाम के लिए, तो एग्जाम अच्छा नंबर आ जाएगा, 70% से ऊपर आएगा। थोड़ा देख लीजिए, ये पैटर्न समझ लीजिए इसको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 आएगा, उसे 50 देना है। तो देखो ये तो कंप्यूटर रीड करेगा, क्योंकि OMR पे होता है। किस क्या होता है, OMR क्या होता है, OMR, यानी कि इसको कंप्यूटर चेक करेगा। आपको जो ऐसे डॉट होते हैं ना, ऐसे जो OMR डॉट ऐसे जब परीक्षा देते हैं, ओबल से भरते हैं, वो आपको कंप्यूटर चेक करेगा। तो आपका जितना क्वेश्चन इसमें सही होगा उसमें क्वेश्चन सही होगा, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। बच गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें भी आपको 50 नंबर का आएगा। अब अलग अलग फर्मा है कि कहां से कितने क्वेश्चन का, क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर, उसकी मैं बात नहीं करता हूं। बात अब कहां कैसे आप क्वेश्चन को पकड़िएगा। 50 क्वेश्चन ये रंग लीजिए, क्योंकि पहला यही एग्जाम के पहले ये होता है। एग्जाम जब ये स्टार्ट होगा तो आपको ये ले लिया जाएगा, ठीक है। यहां तुम क्या कर सकते, कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो 3 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 4 नंबर का, जितने नंबर क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखिए। जैसे उत्खनन क्या होता है, कार्बन 14 विधि का आपको याद नहीं है, कुछ ना कुछ कार्बन 14 विधि के बारे में आप कुछ ना कुछ लिखिए। छोड़िएगा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ। जैसे मान लीजिए कि
गुप्त भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? अच्छा, भारतीय इतिहास का गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो उसके बारे में लिखना है। तो उसके बारे में कुछ ना कुछ, गुप्त के काल में बारे में कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव लिखिए, लिख दीजिएगा तो फायदा ये होगा ना कि एग्जामिनर जो चेक करेगा ना, नियम होता है, क्योंकि हम लोग भी एग्जामिनर है, हम भी चेक करने जाते हैं। तो आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन गुप्त काल के बारे में लिखिए बेटा। मौर्य से क्वेश्चन आता है, मौर्य काल की विशेषता बताएं, तो मौर्य काल के बारे में लिखना है। आप बच्चे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ही लिख देंगे, कुछ ना कुछ ऐसे कर देंगे, तो बेटा वैसा नंबर नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ लिखो उसमें, उससे ओरिएंटेड नहीं हो, उससे रिगार्डिंग नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ छोड़ने से बेहतर है कुछ ना कुछ लिखो। अगर लिख देगा तो इधर 50 नंबर में से अगर अच्छा से पढ़ाई करेगा तो अगर 45-46 भी आ जाएगा, इधर 20, 22, 25, 30 भी आ जाएगा तो आपको 75 नंबर हो गया। अगर इधर से 45 भी आ जाएगा, अगर भाग खराब भी है 40 भी आ जाएगा, इधर से आपको 25-26 आ गया तो 65 नंबर तो ऐसा ही हो गया। ये आपको जिसे प्रैक्टिकल नहीं है उसकी बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल है तो छोड़ दीजिए, इतिहास में प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। तो बात को समझा करो। ऑब्जेक्टिव अभी से तुम डेली कम से कम 300 ऑब्जेक्टिव पढ़ो, प्रत्येक चैप्टर का 300 ऑब्जेक्टिव डेली पढ़ो। ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा तो 50 आपको 100 में से, आपको ये भी नहीं कि 50 में से 50 पढ़ना है, 100 को ऑब्जेक्टिव देगा उसमें 50 नंबर करना है बेटा। इस ऑब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ लिखेगा, पास कर ही जाएगा ये। और ऑब्जेक्टिव को कैसे हम रंगेंगे उसके भी हम इस सेशन पर, इस टॉप टारगेट जो प्लेटफॉर्म है उसमें बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है, 50-100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन सही नहीं भी हुआ तो आपको बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके चलते वो क्वेश्चन सही होने की संभावना है। तो मैं फिर कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, जितना क्वेश्चन है सब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अंतिम रूप से मैं कहना चाहता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे आपको कंटेंट आएंगे कंपटीशन से रिलेटेड, आपको 9th 10th से रिलेटेड, फाइनल एग्जाम होने वाला है उससे संदर्भित, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।